Dear students, today we are going to start our 5th unit electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दोनों प्रेजेंट होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अभी तक हमने जो 4 यूनिट स्टडी की है, फर्स्ट स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट थी उसमें इलेक्ट्रिकल नेचर को स्टडी किया है, फिर थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में थर्ड में कम्प्लीटली मैग्नेटिक नेचर को स्टडी किया, फोर्थ में फिर लिटिल बिट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया। अब ये 5th यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव्स, ये क्या है कि कैसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक या मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल हम बना सकते हैं और कैसे वो कंबाइंड वे में काम करती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों इकट्ठे होते हैं और जब वो कंबाइंड हो जाते हैं तो उनसे एक वेव बनती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी आज डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे हीट वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव्स होती हैं, मोबाइल का सिग्नल आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आता है। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कहीं पे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, एक्सरेज होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो हम इसमें 3-4 दिन में, इस यूनिट में हम सीखेंगे आने वाले 3-4 दिन में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज़ है, वो कैसे बनती है और कैसे प्रोपेगेट करती है। तो अभी हम 1 बाय 1 शुरू करेंगे। इसमें फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज़ है, इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन जाननी ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट करंट, अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं हम लोग, जैसे एक कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं, वो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ से जुड़ा हुआ है। दिस इज बैटरी, दिस इज ए की। जब इस की को क्लोज करेंगे तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा और ये पॉजिटिव, और कैपेसिटर की इस प्लेट पे ये आ जाएगा नेगेटिव। बाकी वो कैसा वर्किंग प्रिंसिपल कैसा, वो सब हम कैपेसिटर का सीख चुके हैं। अब इसमें अगर हम एम्पेयर सर्कुटल लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मान लिया यहाँ पर निकालना है, तो एक सर्किट बना लेंगे जिसकी रेडियस r है, ऐसे क्लोज लूप बना लिया एक इमेजिनरी, जिसको एम्पेरियन लूप बोलते हैं। अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये I करंट फ्लो करता है मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुटल लॉ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में I। जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, B DL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही, ये DL जो एलिमेंट आपने लिया है क्लोज लूप का उसकी भी होगी, ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये cos 0 1 बन जाएगा। तो यहाँ से B इंटू DL का मतलब क्या है, ये जो लूप माना है R रेडियस का, इसकी रेडियस 2 पाई R होने की वजह से सरकमफ्रेंस या इंटीग्रेशन ऑफ DL जो कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगा 2 पाई R के बराबर हो जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू में I। तो B की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। अब अगर हमने इसके बीच में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये जो कैपेसिटर है और इसके इन बिटवीन द प्लेट्स मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अगर हम एम्पेयर सर्कुटल लॉ लगाएंगे तो ये क्या कहता है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में I। लेकिन आप देख सकते हो ये करंट ऐसे गया इस प्लेट तक,
बीच में तो कोई भी वायर या एलिमेंट ऑफ या कंडक्टर नहीं है, तो कोई भी करंट नहीं होगा, तो I की वैल्यू 0 होगी, तो B की वैल्यू 0 होनी चाहिए इफ़ वी अप्लाई दी एम्पेयर सर्किट लॉ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या पाया गया है कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एम्पेयर सर्किट लॉ तो ये कहता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है। तो फिर यहाँ से मैक्सवेल ने इस बात को सोल्व किया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरी वजह से है, किसी दूसरे करंट की वजह से है, और उस करंट का नाम उसने बताया दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आया, जब आप इस कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो इसका पहले मान लिया चार्ज इसके ऊपर 0 था, फिर मैक्सिमम चार्ज हो गया +Q। अब 0 से Q तक जब ये चार्ज होगा तो इसमें एक लगातार वेरिएबल करंट आएगा, मतलब वेरिएशन होगा, एनर्जी ज़्यादा, पहले 0 थी फिर Q मान लिया इसके अंदर स्टोर हो गया, तो लगातार इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लगातार वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस वजह से इस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होने की वजह से इसके अंदर एक अलग तरह का करंट होगा जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से मैक्सवेल ने ये बताया कि दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट बन गया। तो अब यहाँ आज के बाद क्या होगा, क्या सीख लिया हमने, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है तो ऐसा होने से वहां पर एक करंट बनेगा और उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी आपके इसी करंट के जैसा है, तो यहाँ पर एक करंट बन गया। तो हमने अभी तक सीखा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है टाइम के साथ साथ, उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और सर्किट को क्लोज करने से वहाँ पे करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या सीख लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा तो उसकी वजह से एक करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस कैसे कैसे हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो करंट इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा तो करंट इंड्यूस होगा। अब अगर ये इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस हुआ है ये टाइम के साथ वेरी करेगा तो ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। या इससे उससे पहले हम ये समझ सकते हैं कि ये अगर वेरी करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरिएबल बनेगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ अगर वेरिएबल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल होगा, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस होगा। तो ये क्या बनता चला गया, ये तो एक साइकिल बन गया कि वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, उस इलेक्ट्रिक करंट का अगर वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसकी वजह से अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड, और उस वो मैग्नेटिक फील्ड फिर अगेन एक ईएमएफ इंड्यूस करवा देगा। तो ये क्या बन गया कि इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम मैग्नेटिक एनर्जी बना सकते हैं और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ने से पहले हम मैक्सवेल ने जो 4 इक्वेशन हम अलग अलग जगह पे पढ़ चुके हैं उसको स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने के बाद फिर हम स्टडी करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4 इक्वेशंस कलेक्टेड बाय द मैक्सवेल। अभी तक हम चारों इक्वेशन को अलग अलग जगह पे स्टडी कर चुके हैं, लेकिन उन चारों को अब हम इकट्ठा करके कंबाइंड करके स्टडी करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन एंड लॉरेंज फोर्स, तो 4 इक्वेशन मैक्सवेल की हैं और 5th जो है लॉरेंज फोर्स है, तो उनको हम आज समराइज करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशंस एंड लॉरेंज फोर्स। अब फर्स्ट क्या है,
फर्स्ट ये इक्वेशन है कि जो गॉस का लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है उसका क्या मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये लॉ क्या कहता है इटसेल्फ? ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो क्रॉस करेंगी किसी सरफेस को, दैट विल बी इक्वल टू दी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं उनकी कोई अमाउंट होगी वो जीरो नहीं होंगी। पहली बात तो ये पता चलती है कि नंबर ऑफ लाइंस विल नॉट बी जीरो। ऐसा नहीं होगा कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस निकली हैं उतनी ही अंदर जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो हो सकता है। जितनी नंबर ऑफ लाइंस आउटपुट है और जितनी इनपुट है वो आउटपुट ज़्यादा होंगी तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर आउटपुट कम इनपुट ज़्यादा तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़रूरी नहीं है कि वो जीरो हो। दूसरी बात, ये किस पे डिपेंड करता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब उसके अंदर नेट चार्ज कितना है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे को मिली गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। नेक्स्ट है, अगर हम गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में लगाएं, मतलब मैग्नेटिज्म के केस में लगाएं, जो कि हमने उस यूनिट में सीखा नहीं था क्योंकि गॉस लॉ वहां पर लगाने का कोई फायदा ही नहीं था। तो वो क्या कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। तो सेकंड है B डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस का हमेशा जीरो होगा। ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ लाइंस या तो कम गई या ज्यादा गई, जितनी अंदर जाएंगी उतनी बाहर आएंगी, जितनी बाहर आएंगी उतनी अंदर जाएंगी। तो नेट फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। दूसरी बात हमारे को यहां से क्या पता चलती है कि कभी भी मैग्नेट में ऐसा नहीं होता कि एक नॉर्थ पोल या एक साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा, कभी नहीं होगा। जितने नॉर्थ पोल होंगे उतने ही साउथ पोल होंगे, और नॉर्थ पोल से जितनी भी लाइंस जाएंगी साउथ पे जाएंगी, फिर ये नॉर्थ पोल से साउथ पे जाएगी, नॉर्थ पोल से साउथ पे जाएगी, और ये इसके अंदर से घूम के ऐसे वापिस। तो नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होता है, ऐसे बनाते हैं हम लोग, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से ऐसे ये लाइन गई साउथ के अंदर से होते हुए फिर नॉर्थ पे, नॉर्थ पोल से बाहर गई साउथ के अंदर होते हुए फिर ये। तो बाहर में तो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ मूव करती है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी क्लोज्ड सरफेस आप ले लो, वहां पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पर एक सिंगल मैग्नेटिक पोल बना दो, या तो नॉर्थ या तो साउथ, कि नॉर्थ नॉर्थ से नंबर ऑफ लाइंस निकल जाएंगी या साउथ साउथ के ऊपर नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जितनी नंबर ऑफ लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी उतनी साउथ के ऊपर चली जाएंगी। तो नो मोनोपोल ऑफ मैग्नेट कैन एग्जिस्ट। तो हमारे को ये जो गॉस लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो ये दो इंफॉर्मेशन देता है कि नो मोनोपोल कैन एग्जिस्ट। अब फिर हम थर्ड स्टडी करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, इसकी मैक्सवेल की, ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने सीखा है।
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि नेट ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब नेट ईएमएफ अगर कहीं पे निकालना है उसका मतलब क्या है, नेट ईएमएफ अगर कहीं पर भी हमने लिखना है तो उसको समझ लो आप ऐसे लिखोगे आज के बाद ई डॉट डी एल। थर्ड इक्वेशन है नेट ईएमएफ का मतलब है ई डॉट डी एल, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ, इसका ये मतलब है लाइन इंटीग्रल, ये याद रखना, डीएल का मतलब लाइन इंटीग्रल। नेट ईएमएफ ये किसके बराबर होगा, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब पहले मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बी डॉट डी एस, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस एरिया के ऊपर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, और इसका रेट ऑफ चेंज उसके बराबर ईएमएफ इंड्यूस होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लगा देंगे। तो यहां से नेट इसका कंप्लीट का क्या मतलब बन गया, दिस बिकम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अकॉर्डिंग टू दिस नेट ईएमएफ इन ए क्लोज्ड पाथ या लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस या इन दैट क्लोज्ड पाथ, इसका ये मतलब बन गया। तो ये चीज़ भी हम सीख चुके थे, इसको भी मैक्सवेल ने अपनी फॉर्म में बना दिया, वो अपनी थर्ड इक्वेशन इस तरीके से उसने बना दी। तो दिस इज दी मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये उसने फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ बना लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर फोर्थ मैक्सवेल ने क्या इक्वेशन बनाई, फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल ने ये बनाई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो आप एम्पेरियन लूप से लगा के या एम्पेयर सर्कुटल लॉ से बनाते थे, उसको उसने मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके इस लॉ का नाम बता दिया उसने एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। तो एम्पेयर मैक्सवेल लॉ क्या है, मैक्सवेल लॉ ये कहता है कि बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू दी म्यू नॉट इंटू में आई। अगर मैं इतना ही लिखूंगा म्यू नॉट इंटू में आई, वो तो एम्पेयर का लॉ है, लेकिन एम्पेयर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है कि आई प्लस आई डी लिखो, वेयर आई डी क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आया था, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी होने से आया था ये, और मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरी होने से आया था ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस एरिया से, तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो इट विल बिकम मैक्सवेल एम्पेयर लॉ। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई प्लस, ये म्यू नॉट को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट और आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। तो ये बन गया एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड अपॉन दी कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फिफ्थ जो इक्वेशन है वो है लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो लॉरेंज फोर्स क्या कहता है, लॉरेंज फोर्स हमने पता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उस समय किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द लॉरेंज फोर्स। तो फिफ्थ है
लॉरेंज फोर्स। हमें पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू में E। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, QVB साइन थीटा, लेकिन हम इसको क्या लिख देते हैं, QV क्रॉस B। तो दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो ये QE प्लस QV क्रॉस B, दिस इज द लॉरेंज फोर्स। तो Q को कॉमन ले लेंगे, E प्लस V क्रॉस B, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो ये 5 इक्वेशन आपको याद रखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, अलग अलग जगह इनकी यूज होगा और कहीं पर किसी की वजह से किसका इफेक्ट आया है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक या मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल बनी है, ये 5 इक्वेशन आप याद रखोगे तब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी कर पाओगे। तो टुमारो क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हमने सिर्फ कुछ ऐसे फैक्टर्स स्टडी किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिक को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।